उत्तराखंड में 11 दर्जा मंत्रियों का ऐलान किया गया था, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि दायित्वों को लेकर 1 या 2 लिस्ट और आ सकती है। करीब 30 नामों की लिस्ट हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले अगले कुछ महीनों में दर्जा मंत्रियों की नई लिस्ट सामने आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुल 50 के करीब नामों को दर्जा मंत्री पद देने की प्लानिंग थी, जिसमें से पहली 2 लिस्ट में 21 लोगों को दायित्व दिया जा चुका है। लिहाजा अब 30 के करीब और लोगों को दर्जा मंत्री पद मिल सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम धामी इन नामों को फाइनल करके लिस्ट जारी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने अपने सीनियर लीडर्स को एडजस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें न्यूज 18 की खबर पर भी मुहर लगी है। न्यूज 18 के बताए गए 9 लोगों को दर्जा मंत्री का पद दिया गया है और सरकार ने सभी वर्गों को साथ कर समीकरण साधने की कोशिश की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने उन तमाम नेताओं के एडजस्टमेंट शुरू कर दिए हैं जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे, चाहे उनका कनेक्शन संघ के जरिए रहा या फिर महिला वर्ग से। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भले ही ये दूसरी लिस्ट हो, लेकिन अब तक बीजेपी ने महिलाओं में महिला आयोग, बाल आयोग, तो ब्रह्मांड में बद्री केदार मंदिर समिति के साथ मुस्लिम वर्ग में वक्फ बोर्ड समेत नेताओं को एडजस्ट किया है। दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट में एकमात्र महिला विनोद उनियाल को जगह मिली है, जो संघ और पार्टी में लंबे समय से जुड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी में ही है कि जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से काम करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक सम्मान के तौर पे और माननीय धामी जी ने विश्वास जताया है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि माननीय धामी जी के और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के जो उन्होंने विश्वास जताया है उस पे मैं खरी हूँ। सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो विभिन्न वर्गों के हैं, सभी वर्ग हैं, सबको साथ लेकर के सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये किया जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की भी कोशिश है कि सभी वर्ग को साथ लाया जाए। पार्टी का मानना है कि अभी जो लोग रह गए हैं उनकी लिस्ट भी जल्द जारी हो सकती है। हमारी सरकार के द्वारा जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता होते हैं, उनको सरकार में जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे वो सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए और आम जनता को उसको अधिक से अधिक लाभ मिले, इसलिए जिम्मेदारी दी जाती है। लोकसभा चुनाव से पहले जाति, क्षेत्र, संघ समेत कई समीकरणों को धामी सरकार ने साधने की कोशिश की है, ताकि चुनाव से पहले सब कुछ ठीक रहे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। चमोली में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में पैदल रास्ते और सड़क बर्फ से ढक चुके हैं। सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगले कुछ दिन के बाद पहाड़ों में और ज्यादा बर्फबारी की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आशंका जताई है और ऐसे में साफ है कि पहाड़ में ठंड का अटैक और ज्यादा बढ़ने वाला है। चलिए सीधा रुख करते हैं। नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं चमोली से। नितिन, चूंकि ठंड भी लगातार बढ़ रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश का भी सिलसिला बढ़ सकता है, मौसम विभाग की तरफ से तमाम तरह की संभावनाएं जताई गई हैं, लेकिन अभी आप चमोली में मौजूद हैं। कैसा मौसम है यहाँ पर और किस तरह की समस्याएं आ रही है ठंड बढ़ने की वजह से आम लोगों को? जी, अगर चमोली जनपद की बात करें तो दसोली विकासखंड और जोशीमठ विकासखंड के अलावा जो थराली विकासखंड के जो ऊंचाई वाले इलाकों के जो गांव हैं, जिनकी हाइट लगभग 2000 या 3000 फीट के पर स्थित जो गांव है, वहां पे कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि बर्फबारी के बाद जो पानी है वो जम रहा है। जो पैदल रास्ते हैं उन पर फिसलन दिखाई दे रही है और जोशीमठ से औली को जोड़ने वाली जो सड़क है उस पर तो लगातार हम खबर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से फिसलन भरी हुई है। हालांकि अब लोक निर्माण विभाग हो या बीआरओ हो या नगर पालिका जोशीमठ हो, उसके द्वारा बर्फ से को साफ करके वहां पे नमक की छिड़काव की व्यवस्था की गई है, लेकिन समस्याएं अभी कम हुई नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत जल्दी पहाड़ों में बर्फबारी हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 22 दिसंबर के बाद एक बार फिर से पहाड़ों में
बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में आपने देखा होगा कि शुक्रवार को ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने ये कह दिया है कि जो अलाव की व्यवस्था है वो जिला अधिकारी अलाव की व्यवस्थाएं करें। तो ऐसे में आज से पूरे जिले में जहां जहां नगर के क्षेत्र हैं या जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पे पर्यटकों का आवागमन रहेगा वहां पे अब अलाव जलाना शुरू कर दिया जाएगा और सभी को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में जो तैयारियां हैं उस पर प्रशासन भी अब जुट चुका है, लेकिन मौसम कुछ दिन के बाद फिर से पहाड़ों में बदलने जा रहा है, ये मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका नितिन सेमवाल। आगे बढ़ते हैं। स्कीइंग के लिए मशहूर औली में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। बर्फबारी के बाद देश के कोने कोने से यहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दे रही है। हालांकि स्कीइंग वाली स्लोप पर अभी बर्फ की मोटी परत नहीं है, लेकिन फिर भी अब तक 400 से ज्यादा सैलानी यहां पर पहुंच चुके हैं। जोशीमठ से औली के बीच रोपवे पिछले साल से ही बंद है, लेकिन सैलानी चेरकार का लुत्फ लेने से नहीं चूक रहे और बर्फीले ढलानों के बीच हवा में सवारी कर रहे हैं। देखिए 12 तारीख को यहाँ पर फर्स्ट स्नोफॉल हुआ था, जिसमें लगभग 8 इंच से लेके 1 फीट के करीब बर्फ पड़ी थी, जिसमें लगातार हमारे पास टूरिस्ट का इजाफा हो रहा है और टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। नैनीताल शहर को जाम मुक्त करने के लिए चौराहों को जल्द ही चौड़ा किया जाएगा। शहर के 7 चौराहों के लिए 5 करोड़ की योजना पर काम होना है, जिसमें शहर के चौराहों पर लगने वाले जाम से मुक्ति देना है और इसके साथ ही साइन बोर्ड के साथ दूसरे काम भी होंगे। आपको बता दें कि पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल की इन्हीं सड़कों पर जाम लगता है और सही जानकारी नहीं होने पर पर्यटकों के लिए भी भटकाव की स्थिति बनी रहती है। तो पर्यटन सीजन में शहर में जाम लगता है, लोग जो है जाम की समस्या से दो चार होते हैं। और चलिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं। वीरेंद्र, हर बार जब भी सीजन आता है, जब भी टूरिस्टों के पहाड़ों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है, तो जाम की समस्या एक बड़ा चैलेंज रहती है नैनीताल के सामने। उसके लिए कहा जा रहा है साइन बोर्ड भी लगाएंगे और किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे? देखिए सिनम, जिस तरह से नैनीताल जाम की समस्या से जूझ रहा होता है, जिस तरह से पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं, आमतौर पर खासतौर पर जो चौराहे हैं वहां से एक तो सुविधा ये होती नहीं है कि किस तरह किस होटल की तरफ जाना है और किस सड़क पर जाना है। इस तरह के इंतजाम होते नहीं है, तो उससे साफ तौर पर जो जाम लगता है वो चौराहे पर लगता है। तो 7 सड़कों को अब चौड़ीकरण करने का निर्णय लिया गया है जिला प्रशासन की ओर से, जिसमें चाहे चीना बाबा चौराहा हो या मस्जिद चौराहा हो या इसके अलावा जो अन्य चौराहे हैं उन पर काम होना है। साथ ही साइनिंग बोर्ड लगाए जाने हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले सीजन में भी देखा, जो पर्यटन सीजन चला है मई जून का, उस दौरान भी खास तौर पर जाम शहर को झेलना पड़ा है और जो देश भर के पर्यटक हैं उनको फजीयत झेलनी पड़ी है। तो कई बार जो टूरिस्ट है उनको नारायण नगर या फिर जो रूसी बाईपास रोका गया है, इसके अलावा हल्द्वानी में गाड़ियों को पार्क करना पड़ा है। मुसीबत इस बात की होती है कि जो चौराहे हैं वो पूरी तरीके से पैक हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट जाने वालों का कोई इंतजाम नहीं होता है। तो 5 करोड़ की योजना से ये काम होना है और इसके साथ साइनेज बोर्ड के अलावा अन्य काम भी किए जाने हैं, क्योंकि जो नैनीताल का सौंदर्यीकरण का काम होना है वो भी काफी धीमा है। उसके तहत भी जो चौराहे का निर्माण है या चौराहे का सौंदर्यीकरण है वो भी किया जाना है, वो भी इंतजाम अभी तक किए नहीं गए। हालांकि आने वाले दिनों में अभी क्रिसमस है, उसके अलावा 31 का जश्न के लिए पूरे देश के पर्यटक यहां पहुंचेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि ये इतनी जल्दी तो काम हो नहीं पाएंगे, लेकिन प्रशासन का ये दावा है कि जो आने वाला टूरिस्ट सीजन है उस पर ये काम होगा। इसके अलावा नैनीताल के अलावा जो हल्द्वानी के तमाम जो चौराहे हैं जिन पर लगातार जाम लगता है, भीड़ भाड़ उन इलाकों में होती है, लेफ्ट टर्न जो है वो खुला नहीं रहता है, तो उसको लेके भी एक योजना तैयार की गई है, शासन को भेजी गई है। नैनीताल के लिए पैसा स्वीकृत हो गया है और हल्द्वानी के लिए भी कवायद की जा रही है, ताकि जो टूरिस्ट आए दिल्ली से हल्द्वानी, हल्द्वानी से नैनीताल, तो उनको ये सारी कुछ राहत देने की कवायद है। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उत्तराखंड के विकास के मुद्दों पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। दिल्ली दौरे के दौरान ही सीएम धामी ने मुलाकात भी की थी। देहरादून कांग्रेस दफ्तर में शुक्रवार को हंगामा हो गया। उत्तराखंड में कांग्रेस बर्बाद हो रही है और नारायण दत्त तिवारी जैसे नेताओं को भुला दिया गया है, ये कहते हुए जितेंद्र चौहान नाम के शख्स ने हंगामा कर दिया। अपने पोस्टर के साथ हंगामा किया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 70 साल की उम्र के शख्स का नाम जितेंद्र चौहान है। जितेंद्र चौहान का दावा है कि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने जिस कांग्रेस को खड़ा किया, आज कई नेता उस कांग्रेस की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। शुक्रवार दोपहर में जितेंद्र चौहान अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर कांग्रेस भवन पहुंचे और प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी की सीट के पीछे पंडित नारायण दत्त तिवारी का पोस्टर लगा दिया, जिस पर लिखा था राज्य आंदोलनकारी कांग्रेस प्रकोष्ठ। जितेंद्र चौहान ने पोस्टर लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की तो प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने सवाल उठाया। इसी दौरान दोनों में बहस शुरू हो गई। इसके बाद खुद को कांग्रेसी कहने वाले जितेंद्र चौहान कमरे के बाहर धरने पर बैठ गया। आपने दिया ना, क्या करो कि उनको पता ही नहीं है। आपने दिया ना, मैंने पूछा ना आपसे। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मैंने पूछा, उन्होंने मेरा पैनल निकाला। नहीं, उससे क्या मतलब, मैंने मेरा पैनल खींचा। आप बताओ ना, पार्टी के नेताओं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ? अगर अपनी पार्टी को, उसके सड़े हुए फूल को फिर से दवाई छिड़क के उसको खिलाना चाहता हूँ तो विरोध है वो। आप बताइए, है विरोध? हाँ या ना बोलिए। अरे भाई साहब, हाँ या ना बोलिए। जो कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमारी जड़ें हैं, जहां से नए नए कुएं फूटने थे, उनके ऊपर मट्ठा डाला गया, उनको पैरों से खुसला गया और सबसाइड किया। और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो मैं उसमें आया, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा कि भाई आपकी क्या मांग है, आप अपनी मांग बताइए ना। अगर आपकी कोई मांग है तो उसको पार्टी फोरम में रखना चाहिए, लेकिन उनकी मांग का पता ही नहीं चल रहा मांग क्या है। तो हमने उनसे ये बोला, भाई आप हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें। आपकी जो भी मांग है उसको आप उचित फोरम में रखें। तो उस पर कांग्रेस ऑफिस में हुए इस ड्रामे पर बीजेपी ने निशाना साधने में देरी नहीं की। कोई दोराहे नहीं है कि कांग्रेस में संस्कार और संस्कृति दोनों ही मिसिंग है। मुझे लगता है बड़ी घटना ये थी कि जब नारायण दत्त तिवारी जी का पोस्टर लगाया गया तो किस तरीके से उस पोस्टर को हटाया गया। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस अपने नेताओं का सम्मान करना नहीं जानती, पहाड़ का सम्मान करना नहीं। कांग्रेस ने खुद को कांग्रेसी बताने वाले जितेंद्र चौहान से किनारा कर लिया, पर सवाल कांग्रेस के सामने भी है कि अगर इस शख्स का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है तो कैसे एक अनजान शख्स ने नारायण दत्त तिवारी का पोस्टर लगाया। कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर ली। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिहाज से भले ही कांग्रेस कमजोर दिख रही हो, लेकिन अब कांग्रेस ने जिला सम्मेलनों के जरिए प्रदेश में पार्टी को संगठित करने की कोशिश तेज कर दी है। जिलावार हो रहे सम्मेलनों के जरिए जहां पार्टी नेता कार्यकर्ताओं के मन की सुन रहे हैं, वहीं संगठन को धार देने की भी बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर ही सही, मगर कांग्रेस नेताओं ने अब कार्यकर्ताओं के बीच जाने का ऐलान कर दिया है। हर जिले में आयोजित हो रहे कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए जहां पार्टी को एकजुट करने की कवायद तेज हो रही है, वहीं संगठन को लोकसभा चुनाव के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। जिला सम्मेलनों के जरिए प्रदेश नेतृत्व बूथ से लेकर जिला इकाइयों की ताकत का भी आकलन कर रहा है। यही नहीं, मास बेस मानी जाने वाली कांग्रेस को अब कार्डर बेस पार्टी की बतौर स्थापित करने की कोशिश भी हो रही है। देखिए, ये लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही। पार्टी को जो फैसला था कि कैडर बेस्ड पार्टी की ओर को हमको डाइवर्ट करना है, उसके लिए ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण था और लगातार मैं पिछले 1-1.5 साल से इसी प्रयास में हूँ। कांग्रेस इन दिनों जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। इन सम्मेलनों में लोकसभा के संभावित दावेदारों के साथ ही प्रदेश की लीडरशिप भी शिरकत कर रही है। प्रदेश के शीर्ष नेता जहां इन सम्मेलनों के जरिए खुद को कार्यकर्ताओं के करीब ला रहे हैं,
वहीं कार्यकर्ताओं के भीतर चुनावी स्पिरिट पैदा करने की कवायद भी हो रही है। आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से एक नई स्फूर्ति पैदा होगी और जो हमारे कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक रूपरेखा बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। और हम बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस अपने संगठन को कितना धारदार बनाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी किसी भी कीमत पर 2014 और 2019 जैसा प्रदर्शन नहीं करना चाहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इन दिनों बीजेपी ऑफिस का नजारा बदला सा है। प्रदेश पदाधिकारियों की ड्यूटी फिक्स क्या हुई, ऐसे में पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने हलचल तेज कर दी। जो अधिकारी लोगों या कार्यकर्ताओं के काम नहीं करते, वो अब शिकायत लेकर सीधे पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ऑफिस में प्रदेश पदाधिकारी अब 2 दिन बैठने लगे हैं। हर पदाधिकारी को 2 दिन पार्टी ऑफिस में हाजिरी लगानी ही होगी। शुक्रवार से नियम का पालन दिखना शुरू हुआ। पार्टी ऑफिस में बीजेपी के वो कार्यकर्ता भी नजर आए जो सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, लेकिन उनके काम वहां बन नहीं पा रहे। प्रदेश पदाधिकारियों के पास अपनी अपनी शिकायत और काम लेकर कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। पदाधिकारी कहते हैं कि पार्टी ऑफिस में निर्धारित दिन बैठने से लोगों की समस्या पता चलती है, कहां कमी है, क्या किया जा सकता है, और लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेके आ रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का निवारण हो सके। अब वो चाहे संगठनात्मक दृष्टि से कोई समस्या हो, चाहे सरकारी तंत्र के विषय में कोई। शुक्रवार को प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली और प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान को पार्टी ऑफिस में बैठना था, तो वो दिन भर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हुए दिखे। सामान्यतः कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं, कुछ आम जन सरोकारों की समस्याएं भी होती हैं और सुझाव होते हैं संगठन के प्रति आगामी चुनाव को लेकर या किस प्रकार हमारे संगठन का काम बढ़े, सरकार को हम क्या सुझाव, एक कार्यकर्ता सुझाव दे सकता है, इस प्रकार की भी। अब चुनाव करीब है तो संगठन की भी कोशिश है कि प्रदेश पदाधिकारियों की भी एक्टिविटी और संपर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसीलिए नेताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि चुनावी राज्यों में सस्ते सिलेंडर देने वाली बीजेपी को उत्तराखंड में भी सस्ता सिलेंडर और सस्ती बिजली देनी चाहिए, वरना कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार जनता के किए वादों को पूरा करेगी और कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल खड़े करना है। 2014 से डबल इंजन की बात हो रही है, लेकिन डबल इंजन जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। और जब कोई इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे कि वो क्या जो है जनहित में काम करेगा? तो अभी तो आप इंतजार कीजिए। हरीश रावत जी, मुझे लगता है कि जो संदेश देना चाहते हैं न तो जनता में और न उनकी पार्टी में कोई अब महत्व रखता है। ऐसे में मेरा, चूंकि वैसे तो बहुत वरिष्ठ नेता है, मेरा उनसे आग्रह इस उम्र में कम से कम उपवास न रख के आप नसीहत दें अपनी पार्टी को कि यहाँ जनता के लिए काम करें। उत्तराखंड में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है और जीएसटी बिल को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। शुक्रवार को बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम का लकी ड्रॉ निकाला गया। वित्त मंत्री ने कहा कि नवंबर महीने में 26 करोड़ रुपए जीएसटी हासिल हुआ है। स्कीम हमने लागू की है, तब से लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इस बार भी जब 2 माह का हमने यहाँ पे लकी ड्रॉ निकाला तो सबसे बड़ी उत्साह की बात यह है कि नवंबर माह में अभी तक का सबसे ज्यादा हमें बिल मूल्य भी मिला है और उपभोक्ता भी बहुत ज्यादा इसमें बिल उन्होंने अपलोड किए हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रामनगर में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी हुई और 2 स्टोर्स में गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद उनकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई।
बागेश्वर उत्तरायणी मेले में प्रदूषण फैलाने वाली दुकानें नहीं लगेंगी। साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दुकानों का वेस्ट सरयू में न जाए। हरिद्वार में प्राइवेट फिटनेस सेंटर के खिलाफ कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में प्रदर्शन किया और सरकारी सेंटर खोलने की मांग की। बागेश्वर में मीट व्यापारी अपनी मांगों को लेकर 10 दिन से धरने पर थे और अब अपनी मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले आज सैकड़ों नगर निगम रोकी के सफाई कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में नगर पालिका ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर छापेमारी की और एक दुकान से 1 क्विंटल से ज्यादा प्लास्टिक बरामद किया। IIT रुड़की में 3 दिवसीय भू तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास और भू तकनीकी की प्रगति को लेकर चर्चा की। शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही नगर निकायों में हेल्थ चेकअप के लिए ATM लगाने की योजना बना रहा है। रुद्रप्रयाग में लोकसभा चुनाव को लेकर नए वोटर्स का नाम लिस्ट में जोड़ने का काम जारी है। पौड़ी में ठंड से बचाव के लिए डीएम ने अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।